औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या चीज़ है? इनहेरिटेंस इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी वो फिनोमिना या वो मेथड जिसके ज़रिए से सब के सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं माँ बाप से आगे उनकी नई नस्ल में, यानी उनके बच्चों में। आपने 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है जिसे कहते हैं जेनेटिक्स, और इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैरेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, यानी इनहेरिटेंस का क्या तरीका है। और उसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके आगे ट्रांसमिशन देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। अगर कोई कैरेक्टर माँ में है तो वो आगे बच्चों में कैसे जाएगा, अगर बाप में है तो वो कैसे जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें आगे ट्रांसफ़र होती हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होते। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं जेनेटिक्स में। अच्छा जी, अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो चीज़ें जो आगे ट्रांसफ़र होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रेड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड्स कौन कौन सी हैं? ह्यूमंस में हाइट आ जाती है, कलर ऑफ द आईज़ है, इंटेलिजेंस है, ये सब वो कैरेक्टर्स हैं जो आगे ट्रांसफ़र होते हैं। तो इन सब को हम ट्रेड्स कहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये ट्रेड्स हैं, ये किस तरह से जाते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि जो जीन्स हैं वो इक्वल अमाउंट में आते हैं दोनों पेरेंट्स से, और जो ज़ाइगोट है उसमें फिर इक्वल अमाउंट दोनों की प्रेजेंट होती है। तो फर्टिलाइजेशन में जब दो गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो उन गैमीट्स में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो जीन्स हैं वो दोनों की इक्वली आगे ट्रांसमिट होती है। लेकिन फिर आगे कौन सा कैरेक्टर अपीयर होता है बच्चों में, कौन सा नहीं होता, ये जो है एक बहुत कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्रेड्स हैं वो आगे जाती हैं, कौन सी ट्रेड्स अपीयर होती हैं, कौन सी नहीं अपीयर होती हैं आगे नेक्स्ट जनरेशन में। कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जो मदर के थ्रू आगे जाती हैं, कुछ जो है वो फादर के थ्रू जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो मदर से आगे उसके बच्चों में, बेटों में जाएंगी, कुछ जो है वो फादर से जाती हैं उसकी बेटी के अंदर। तो मतलब मुख्तलिफ़ तरीके हैं ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स के। तो इस चैप्टर में जो है वो हम यही सारी चीज़ें देखेंगे आगे डिटेल में कि कैसे जो है वो ट्रेड्स आगे ट्रांसफ़र होती हैं और उनका जो तरीका है वो क्या है। अब जिस चीज़ के ज़रिए वो आगे ट्रांसफ़र होती हैं वो हैं जीन्स, और जीन्स क्या हैं वो हम सब अभी पढ़ेंगे इसमें डिटेल से। जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए। तो कोई भी जो डीएनए का सेगमेंट होता है जो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड को कंट्रोल कर रहा होता है उसको हम कहते हैं जीन। दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब वो कैसे कंट्रोल कर रही होती हैं आगे, क्योंकि जीन्स जो हैं वो कंट्रोल करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, यानी प्रोटीन्स के बनने को। और फिर जो प्रोटीन्स हैं वो आगे डिफरेंट रोल्स प्ले करती हैं हमारी बॉडी में। अभी आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं अभी। अच्छा जी, अब ये जो जीन्स हैं या जो डीएनए है, जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए है। तो डीएनए जो है अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है और किस तरीके से आगे जाता है, अभी ये सारी हम चीज़ें देखेंगे। डीएनए जो है ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं डीएनए से कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो उसके अंदर सिर्फ डीएनए नहीं होता बल्कि उसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो प्रोटीन्स और डीएनए जो है वो दोनों मिल के बनाते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स की मिसाल ऐसे ही है कि जिस तरीके से एक लंबा सा धागा हो और उसको आप फिर एक उसकी जो धागे की जो नलकी होती है उसकी शक्ल में आप उसको लपेट लेते हैं, और इस तरीके से बहुत लंबा सा जो धागा है वो छोटी सी जगह में समा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है उसका एक स्ट्रेच होता है पूरा, वो जो है वो बिल्कुल छोटी सी जगह में समा जाता है, और वो जो चीज़ जो बन जाती है उसके इस तरह से इकट्ठे होने में, एक छोटी सी जगह में इकट्ठे हो जाने के अंदर वो जो चीज़ है वो कहलाती है क्रोमोसोम। यानी असल में जो डीएनए है वो बना लेता है क्रोमोसोम को। लेकिन सिर्फ डीएनए नहीं बल्कि साथ साथ
प्रोटीन्स भी होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलके क्रोमोसोम्स बनाती हैं। और क्रोमोसोम जो हैं वो अपनी असल शक्ल में उस वक़्त आते हैं कि जिस वक़्त सेल डिवाइड होने लगता है। सेल डिवीज़न से पहले आम हालात में जो है ये जो डीएनए है ये पूरे न्यूक्लियस के अंदर फैला हुआ होता है, लेकिन जैसे ही सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है तो वो कंडेंस होके इकट्ठा हो जाता है दरमियान में और क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाता है, जिनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं और हर एक की डिफरेंट शेप है। उसकी शेप देख के हम उसको रिकग्नाइज करते हैं, पहचान सकते हैं। अब जो क्रोमोसोम की जो तादाद है वो हर एक में डिफरेंट है। ह्यूमंस में ये 46 है। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होंगे एक्सेप्ट सेक्स सेल्स, उसके अलावा जितने भी सेल्स होंगे उन सब में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया कि जिस वक्त सेल डिवाइड नहीं होता तो उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो फैले हुए होते हैं पूरे अपने न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है ये असल में बना हुआ होता है डीएनए से और प्रोटीन से। अब प्रोटीन्स जो हैं उसमें राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके गिर्द जो है वो क्रोमोसोम जो डीएनए है वो लिपटा हुआ होता है। जिस तरीके से बच्चे जो हैं वो कई दफ़ा बॉल लेके क्रिकेट की बॉल और उसके ऊपर लपेट लेते हैं टेप और फिर उससे खेलते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जो बॉल है इसमें इस केस में वो हैं प्रोटीन्स, और इसमें एक ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं उनके अंदर उनके गिर्द जो है वो डीएनए लिपटा होता है, और उसके बाद जब वो उसको कवर कर लेता है साइड से तो उसके बाद दरमियान से जो है वो एक स्ट्रैंड होता है डीएनए का जिसमें कोई प्रोटीन नहीं होती, और कुछ फासले पे दोबारा से वही चीज़ रिपीट होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनती है जिसमें दरमियान में हिस्टोन प्रोटीन है और उसके गिर्द जो है वो लिपटा हुआ है डीएनए, तो ये चीज़ कहलाती है न्यूक्लियोसोम। तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिल के बनाते हैं क्रोमेटिन, और इस तरीके से जिस वक्त सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये जो क्रोमेटिन है विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स ये कंडेंस हो जाता है, यानी जो पहले बहुत सारी जगह पे फैला हुआ था ये दरमियान में इकट्ठा हो जाता है और छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बना लेता है विच आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी बताया आपको कि डीएनए जो है ये रैप हुआ होता है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स एंड इट फॉर्म अ राउंडेड स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज न्यूक्लियोसोम। ये देखें यहाँ पे ये दरमियान में रेड जो है ये है हिस्टोन प्रोटीन और उसके गिर्द ये ब्लू जो है ये है डीएनए, और इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर पूरी बन गई है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये एक न्यूक्लियोसोम है, दरमियान में जो है वो डीएनए है, सिर्फ इसके दरमियान में कोई प्रोटीन नहीं है, और ये दोबारा से फिर एक और न्यूक्लियोसोम है। तो ये इस डीएनए को कहते हैं लिंकर डीएनए बिकॉज इट इज़ कनेक्टिंग और लिंकिंग द टू न्यूक्लियोसोम्स। तो इस तरह से ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है ये उस सूरत में प्रेजेंट होता है पूरे न्यूक्लियस में जिस वक्त अभी सेल डिवीज़न नहीं हो रही होती है, और जैसे ही सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है तो ये जो बीड्स हैं बहुत सारी एरिया में फैली हुई हैं, ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं दरमियान में और छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स इसका मतलब है कि प्रोटीन और डीएनए दोनों से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसे हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर के अंदर आ जाता है। अच्छा जी, अब सोचने की बात यह है कि जिस वक्त कैरेक्टर्स जो हैं वो या ट्रेड्स जो पेरेंट्स से आगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं तो वो किस तरह से होते हैं कि अगर एक सेल के अंदर जो पेरेंट्स से जो आया, किसी एक पेरेंट से कोई भी डीएनए आया है, अगर 46 क्रोमोसोम है उसके एक सेल के अंदर पेरेंट के, और उसमें से कुछ जो डीएनए है वो निकल के आगे नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है तो पिछले वाले में कम हो जाएगा, तो नया जो आता है वो कहाँ से आता है? क्योंकि उसी में से डीएनए जो है वो निकल के आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उससे पहले होता क्या है कि जिस वक्त भी बनते हैं सेल्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिन्हें सेक्स सेल्स कहते हैं या गैमीट्स कहते हैं, जिनके मिलने से एक नया सेल बनता है, फिर वो आगे एक नेक्स्ट कोई ऑर्गेनिज्म बनाता है नेक्स्ट जनरेशन का, तो उसे उसके बनने से पहले जो डीएनए है वो डबल हो जाता है, डीएनए जो है वो डबल होता है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपने जैसा और डीएनए बनाता है उसे कहते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए के अंदर ये खासियत है कि वो सेम अपने जैसा और डीएनए प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ऐसा ना होता तो फिर डीएनए में चेंजेस आती रहती हैं।
कुछ चेंजेस बहरहाल थोड़ी बहुत आती हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो डीएनए जो है वो कोशिश करता है कि जैसा वो खुद है वैसा ही वो और डीएनए बनाए थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन। और इसको हम डीएनए की डुप्लीकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो जाता है, अपने जैसे ही और बना लेता है डीएनए। अच्छा जी, अब इसमें होता क्या है, इट इज़ डन टू मेक द कॉपीज ऑफ द क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स जो है वो बने हुए होते हैं 2 थ्रेड से, यानी हर एक क्रोमोसोम के अंदर 2 थ्रेड्स होते हैं जिन्हें क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो जिस वक्त रेप्लिकेशन होती है तो क्या होता है कि द डीएनए ऑफ डबल हीलिक्स इज अनवाउंड, वो खुल जाता है बीच से। अभी आपने पढ़ा था कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो एक स्ट्रैंड अलग हो जाता है, दूसरा अलग हो जाता है, और इस तरीके से 2 स्ट्रैंड बन जाते हैं। अब आपको ये याद होना चाहिए कि हर एक स्ट्रैंड के साथ अपनी जो एक ख़ास सीक्वेंस है नाइट्रोजीनस बेसिस का, वो अटैच्ड है। और एक बात जो मैंने आपको पीछे इसमें डबल हीलिक्स, इसमें वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में शायद नहीं बताई, कि जो बेसिस हैं एक स्ट्रैंड की, वो अपने जो सामने वाला जो स्ट्रैंड है उसके दरमियान जो बॉन्ड्स बनेंगे, वो जो बॉन्ड्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। एडेनिन जो है वो हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्डिंग करती है, और जो थायामीन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करती है। तो एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ, ये पेयरिंग फिक्स है। अब अगर एक जो उसमें से जो स्ट्रैंड है उसकी पेयरिंग पता है, तो दूसरे की हम खुद भी बता सकते हैं उसकी पेयरिंग ये होनी चाहिए। तो इस तरह से जब 2 स्ट्रैंड जो हैं वो अलग हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि एक स्ट्रैंड की जो पेयरिंग होगी उसकी वजह से दूसरा जो स्ट्रैंड है वो नया उसके सामने खुद ब खुद बन जाएगा। और ये खुलते कैसे हैं, जैसे हम किसी जिप को खोल देते हैं, जिपर को खोलते हैं, और इस तरीके से वो दोनों जो हैं जिप के दोनों साइड्स वो अलग अलग हो जाती हैं। इस तरह एक जो उनमें से जो स्ट्रैंड था वो एक्ट करता है एज ए टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को देख के बिल्कुल वैसी ही चीज़ बनाई जा सके, तो वो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है। और उसकी जो बेसिस हैं वो अपने जैसे, जो उनके आगे जो दूसरी जो बेसिस हैं उन्हें हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री बेसिस। जैसे एडेनिन की जो कम्प्लीमेंट्री है वो थायामीन है, और गुआनिन की जो वो साइटोसिन है। अगर एक साइड पे एडेनिन होगी तो सामने जो है वो लाजमी थायामीन बन जाएगी, नई उसके सामने आके थायामीन अटैच होगी। और अगर एक तरफ साइटोसिन है तो गुआनिन अटैच होगी, और एक तरफ गुआनिन है तो सामने साइटोसिन आएगी। मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। साइटोसिन है तो सामने गुआनिन, गुआनिन है तो साइटोसिन। इस वजह से जो नया स्ट्रैंड है वो बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसे पहले उससे अलग हुआ था। इस तरह से एक जो डीएनए है वो डबल होके 2 बना लेता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। अच्छा जी, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो डीएनए है वो काम कैसे करता है। कि हम कहते हैं कि जो डीएनए है वो सारे जितने भी फंक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं वो कंट्रोल कर रहा होता है। या हम कहते हैं कि न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, और जितने भी सेल के अंदर फंक्शंस हैं वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में हैं। किस तरह से कंट्रोल में है न्यूक्लियस, ऐसा क्या करता है, क्योंकि वो बोलता तो नहीं है, ये ऑर्डर देगा कि ये फंक्शंस अब होने चाहिए बॉडी के अंदर। असल में ये डीएनए जो है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो करता क्या है कि वो बना लेता है अपनी प्रोटीन्स, अपनी मर्ज़ी से प्रोटीन्स बनाता है। और फिर वो जो प्रोटीन्स हैं, जिस तरह की प्रोटीन होती है वैसे ही फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं बॉडी के अंदर। अब प्रोटीन्स के मेनली 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। यानी डीएनए जो प्रोटीन्स बना रहा है वो क्या करेंगी, या तो वो बनाएंगी स्ट्रक्चर्स, मुख्तलिफ बॉडी के स्ट्रक्चरल फंक्शन रोल्स प्ले करेंगी बॉडी में। जैसे जो है डिफरेंट मसल्स वगैरह बॉडी के बन जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चरल रोल्स हैं। लेकिन बाकी जो हैं वो एंजाइम्स वगैरह बनाते हैं ताकि मुख्तलिफ जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी के वो परफॉर्म हो सकें। तो एंजाइम्स की मदद से वो कंट्रोल कर रहा होता है डिफरेंट फंक्शंस को। इसमें क्या कहा गया है कि इन दिस वे वट एवर अ सेल डज इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय इट्स डीएनए। किस तरह से कि या तो स्ट्रक्चर बनाई जाती है बाय मेकिंग डिफरेंट प्रोटीन्स, और डिफरेंट एंजाइम्स बनाए जाते हैं टू कंट्रोल ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल।
इन अदर वर्ड्स डीएनए मेक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देखें दिखाई गई है। ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, और अगर इनमें से एक जो है वो यहाँ से अलग हो जाती है, दरमियान से जो बॉन्ड्स हैं इनके टूट जाते हैं, जो बेसेस हैं उनके दरमियान से, और ये स्ट्रैंड अलग हो जाता है, ये स्ट्रैंड अलग हो जाता है, तो इसमें जो बेस है वो अपने सामने वाली अपनी कम्प्लीमेंट्री बेस बनाएगी। अगर एडेनिन है तो उसकी कम्प्लीमेंट्री थायामीन है, गुआनिन है तो उसकी कम्प्लीमेंट्री जो है वो साइटोसिन है। तो अपने जैसी जो सामने बेसेस हैं उनको जोड़ के और शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाई जाती है नई। और इस तरीके से जो एक जो स्ट्रैंड था डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए था, वो 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से डीएनए जो है वो